हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है। मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से थी और शिक्षा के गुण क्या होते थे। देखिए, हर शिक्षा व्यवस्था में कुछ दोष होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो यहाँ मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं को, गुण को या महत्व को जानना है। भारत में प्राचीन समय में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद में बौद्ध शिक्षा है और बौद्ध शिक्षा के बाद आता है भारत में मध्यकाल की शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा। भारत में 712 ईस्वी में जो है अरबों ने हमला किया और उसके बाद से भारत में इस्लामिक शिक्षा या इस्लामिक दौर शुरू हुआ। 1206 ईस्वी में जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक हुआ तो उसके बाद भारत में इस्लामी शिक्षा दी जाने लगी। भारत में जो मध्यकाल में शिक्षा दी गई उसका मुख्य केंद्र होता था मकतब और मदरसा। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें कुरान की आयतों को रटवाया जाता था और पहाड़े जो याद कराए जाते थे, कंठस्थ कराए जाते थे, ये मकतब में होता था। और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। यानी कि शिक्षा के या शिक्षण के संस्थान मुख्यतः मध्यकाल में दो होते थे, मकतब और मदरसे। मकतब प्रारंभिक शिक्षा केंद्र होता था या प्राथमिक कह लीजिए, और उसके बाद उच्च शिक्षा है वो मदरसे में दी जाती थी। मदरसे भी दो तरह के होते थे। एक होता था जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी उच्च स्तर पर, और दूसरा होता था जिसमें चिकित्सा या मुख्य रूप से चिकित्सकीय व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा का जो भाषा होता था वो अरबी और फारसी होता था। जिस तरह से वैदिक युग में या प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा में शिक्षण कार्य वेदों के माध्यम से कराया जाता था, और बौद्ध काल में पाली भाषा या बोलचाल की भाषा में ही शिक्षा दिया जाता था। उसी तरह से भारत में मध्यकाल में जब शिक्षा दिया जाने लगा मकतब और मदरसों में, तो भाषा जो है वो अरबी और फारसी ही होती थी। शिक्षा का शुरुआत बिस्मिल्लाह रस्म या जो है बिस्मिल्लाह खानी से शुरू होता था, और मुख्यतः ये माना जाता था कि 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र हो जाने पर बच्चा बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म करने के योग्य हो जाता था। और घर पर ही ये संस्कार कराए जाते थे, मतलब रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, एक फंक्शन होता था जिसमें इस संस्कार को पूरा कराया जाता था, और उसके बाद बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती थी। जिस तरह से भारत में शिक्षा वैदिक युग में शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरू होती थी, और बौद्ध काल में जो है प्रवज्या संस्कार से शिक्षा शुरू होती थी, उसी तरह से मध्यकाल में बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म से शिक्षा का प्रारंभ होता था। और महिलाओं की या स्त्रियों की शिक्षा पर, बालिकाओं की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था मध्यकाल में। तो यहाँ हम कुछ मतलब हेडिंग्स है ना, इनके माध्यम से जानेंगे कि मध्यकाल में जो शिक्षा दी जाती थी वो किस तरह से उपयोगी होती थी या उनकी विशेषताएं क्या होती थी। तो सबसे पहले देखिए है अनिवार्य शिक्षा। मतलब मध्यकाल में शिक्षा को जरूरी माना जाता था और मुख्य उद्देश्य यही होता था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए। मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। इसी कारण अनिवार्य जरूरी शिक्षा होती थी, पर बालिकाओं के लिए शिक्षा उतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती थी। जो धनी वर्ग या धनी घर की लड़कियां होती थी उनको काजी या मौलाना घर पर ही पढ़ा दिया करते थे, मतलब मकतब या मदरसे में उनको जाने की जरूरत नहीं होती थी। इसके बाद दूसरी विशेषता अगर हम देखते हैं तो धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का समन्वय पाया जाता था मध्यकाल की शिक्षा में या इस्लामिक शिक्षा में। तो मतलब इस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था कि धर्म की विचारधारा को भी बच्चा सीख ले और संसार में किस तरह से उसको तालमेल बिठा करके रहना है, सांसारिक बातों को या लौकिक बातों को भी बच्चे को सिखाया जाता था, मतलब एक तालमेल के साथ। उसके बाद है निःशुल्क शिक्षा। जिस प्रकार से वैदिक युग में या बौद्ध युग में शिक्षा के लिए कोई शुल्क या पैसे फीस नहीं ली जाती थी, उसी तरह से जो है मध्यकाल में भी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होती थी। बच्चे से किसी भी प्रकार का फीस पढ़ाई के लिए नहीं लिया जाता था, जबकि वैदिक युग में गुरु दक्षिणा का प्रचलन था।
अब देखिए चौथा क्या है, उपयुक्त शिक्षण माहौल। शिक्षण संस्थान यानी कि मकतब और मदरसे ऐसी जगह पर बनाए जाते थे जो कि एकदम शांत माहौल वाला हो, यानी कि शोरगुल से दूर इलाका हो, क्षेत्र हो, जहाँ पर मकतब या मदरसे बनाए जाते थे ताकि बच्चे को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत ना हो। फिर है विस्तृत पाठ्यक्रम। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ साहित्य, इतिहास, दर्शन, गणित, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। तो जो सिलेबस होता था, जो पाठ्यक्रम होता था बच्चे का, वो काफी विस्तृत होता था। साथ ही साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। मतलब शिक्षक इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते समझाते थे कि वो दूसरों के साथ एक अच्छा व्यवहार करे, या नैतिक गुण भी आप कह सकते हैं। उसके बाद पुरस्कार और छात्रवृत्ति है। बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार भी, उसके अच्छे कार्यों के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता था, और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती थी बच्चों को, स्कॉलरशिप। और उसके बाद है चरित्र निर्माण। बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था कि उसका चरित्र उत्तम हो, और मतलब इस तरह से उसको मतलब मोटिवेट किया जाता था, समझाया जाता था कि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपने व्यक्तित्व को उभारे, निखारे। और उसके बाद गुरु शिष्य में संबंध की अगर हम बात करें तो अक्सर क्या है, गुरु और शिष्य एक ही साथ, एक ही मतलब मदरसे में रहते थे, जिस कारण दोनों में संबंध बहुत ही मधुर और अच्छे हुआ करते थे। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो मतलब बच्चे को इस प्रकार से ज्यादातर, देखिए मध्यकाल में तमाम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने स्वयं अपने कार्य को, अपने विचारों को, अपने जीवन की घटनाओं को लिखा है, और जिस कारण ये घटनाएं, जैसे अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ने बाबरनामा लिखा, अकबर का अकबरनामा है। इसी तरह से जो है तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्वयं अपने जीवन की घटनाओं को लिखा है, जो कि इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब विशिष्ट संस्थाओं की अगर हम बात करें या विशिष्ट शिक्षाओं की बात करें तो इसमें जो है मध्यकाल में मतलब धार्मिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षाओं को भी प्रोत्साहन, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन या सपोर्ट या बल कह लीजिए दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो है व्यवहारिक शिक्षा और जो है अन्य कलाओं को भी बहुत ज्यादा मतलब स्थान दिया गया या प्रोत्साहन दिया गया है। मध्यकाल में अगर हम शिक्षा के केंद्रों की बात करें तो आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर, मुल्तान, मालवा और गुजरात और जौनपुर में शिक्षा के केंद्र मुख्य रूप से थे मध्यकाल में। और शिक्षा का जो मतलब स्तर है वो मुख्य रूप से दो होता था। शिक्षण संस्थाएं जो होती थी वो मुख्य रूप से दो होती थी, मकतब और मदरसे। मकतब में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा जो है वो मदरसों में दी जाती थी मध्यकाल में। तो इस वीडियो में आपने जाना कि मध्यकाल में भारत में शिक्षा जो दी जाती थी उसकी क्या विशेषताएं होती थी। अच्छा, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य में मुख्य उद्देश्य यही होता था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से हो कि सभी लोग उसको जाने, पढ़ें और उसके भावों को समझ सकें। मुख्यतः जो इस्लाम धर्म के हैं उनके लिए अनिवार्य था कि वो अपने धर्म के ग्रंथ को भली भांति समझें। तो इसमें देखिए, यदि ये प्रश्न क्या है कम नंबर का आता है तो इसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं, और अगर ये 6 या 8 नंबर का प्रश्न आता है तो यहाँ पर जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को डाल करके आप, और इसमें स्टोरी को जो आपने सुना है ना, इससे संबंधित टॉपिक जो है उसको आप जब डील कर देंगे तो आंसर आपका क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो मेन चीज ये है कि अगर टॉपिक आपको समझ में आ जा रहा है तो प्रश्न को देखना है कि प्रश्न कितने नंबर का है। प्रश्न अगर कम नंबर का है तो आपको कम लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है यानी दीर्घ प्रश्न है तो उसको उसी हिसाब से हेडिंग डाल करके और उसको डील कर देना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।